स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी, कक्षा 10वीं में हमारा अब तक का जो पाठ्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमने केंद्र सरकार के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा और अब हम कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं, निर्वाचन, उसकी पदच्युति आदि के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी और राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियों को भी हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपातकाल का मतलब हो गया ऐसी स्थिति जो अचानक से हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाती है। उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को हम 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला आता है अनुच्छेद 352। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, या आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो अब ये जो 3 शब्द हैं, पहला युद्ध, दूसरा बाहरी आक्रमण और तीसरा आंतरिक अशांति, इनका उल्लेख जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था तब इस प्रकार से किया गया था। ठीक है, युद्ध का मतलब हो गया भारत किसी अन्य राष्ट्र के साथ या देश के साथ युद्ध में संलग्न है, यानी कि दोनों देश युद्ध में लगे हुए हैं। बाहरी आक्रमण, हमने कोई युद्ध नहीं किया है, सामने वाले ने आक्रमण कर दिया, ये स्थिति हो गई। ठीक है ना, तब इमरजेंसी घोषित हो रही है। एक हमने भी युद्ध शुरू कर दिया, सामने से भी युद्ध हो रहा है, तब युद्ध में इमरजेंसी की स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और तीसरा ये था कि आंतरिक अशांति की आशंका होने पर भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो संवैधानिक स्थिति थी, इसके अंतर्गत भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। एक बार भारत चीन युद्ध के समय 62 में, एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 72 में और एक बार 75 में। तो इन दोनों में से जो 75 का आपातकाल लगा, इस समय रीज़न ये दिया गया आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के रीज़न के कारण यह जो आपातकाल था ये काफ़ी विवादास्पद रहा। रीज़न ये था कि आंतरिक अशांति को आप इमरजेंसी कैसे घोषित कर सकते हैं, अशांति को केवल इमरजेंसी का जरिया नहीं बनाया जा सकता। तो इसको लेकर के फिर आगे चल कर के हमारे संविधान में पहले आप ये समझ लीजिए कि आपातकाल की घोषणा होने पर जो भी नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं वो एक बार निलंबित मान लिए जाते हैं, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। बाकी जो हैं सारी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र और राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये जो 75 का आपातकाल था, इसके अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर देश में इमरजेंसी घोषित की गई थी। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और इस विवाद के चलते हमारा जो संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन हुआ एक। ठीक है ना, इसके अंतर्गत इस आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है ना, सशस्त्र विद्रोह। अगर आंतरिक अशांति नहीं, अगर ऐसा लगे कि सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, देश के अंदर ही क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब आप अनुच्छेद 352 का उपयोग कर सकते हैं। प्लस पहले यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है,
अब इसमें क्या जोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल, ठीक है ना। यहाँ पे मंत्रिमंडल का मतलब हो गया कैबिनेट मंत्री। ये दो जो प्रावधान थे ये हमारे 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था के अंतर्गत थोड़े परिवर्तित किए गए, ठीक है। अब तक 3 बार आपातकाल लागू हुआ ये वाला, और इन तीनों की एक बात और ध्यान में रखने लायक है कि इन तीनों इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी कॉमन पर्सन थी जो कि तीनों आपातकाल में अपने पद पर रही थी, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति महोदय देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपातकाल की घोषणा हो गई, उसके बाद में क्या हुआ, सीधा आपातकाल लागू रह गया क्या? नहीं। आपातकाल की घोषणा होने के बाद संसद द्वारा इसकी स्वीकृति ली जाती है 1 माह के अंदर, और किस तरीके से? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत यानी कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 इसको स्वीकृत करवाना पड़ता है। अब मान लो स्वीकृति मिल गई, अब कंटिन्यू रह सकता है क्या? हाँ, ये वाला आपातकाल कंटिन्यू रह सकता है। वैसे तो इसकी अवधि होती है 6 माह, 6 माह बाद रिन्यू हो जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी की स्थिति बहुत ज़्यादा है और अगर इसको आगे बढ़ाना पड़ता है तो इस अनुच्छेद 352 के आपातकाल को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब लागू हो गया, स्वीकृति मिल गई, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति ज़रूरी होती है, ठीक है ना। इसको इस तरह से याद रख लेना आप, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, ठीक है। घोषणा हो गई, अब स्थितियाँ नॉर्मल हो गई, उसके बाद आपातकाल को वापस लेंगे। तो वापस लेने के लिए क्या होता है कि समाप्ति के लिए क्या करना पड़ता है, सामान्य बहुमत ही पर्याप्त है। ये एक मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि समाप्त करने के लिए तो सामान्य बहुमत से ही प्रस्ताव को पारित करवा लो और इमरजेंसी को हटा दो, और लागू करना है तो भाई घोषणा के 1 माह के अंदर आपको इसको पारित करवाना ज़रूरी है 2/3 बहुमत से यानी कि विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा। फिर सिफारिश किसकी चाहिए? प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल की। केवल अकेला प्रधानमंत्री नहीं कह सकता कि भाई आप आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। वर्तमान में स्थिति यही है हमारे संविधान की कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की सिफारिश होने पर ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा करता है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो ये हुई हमारी एक अनुच्छेद की बात, जिसके अंतर्गत अब तक भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई है, और एक भारत चीन युद्ध के समय, एक भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और एक 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर। इन तीनों आपातकालों की घोषणा में एक पर्सन जो कॉमन थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 जिसके अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हमारा दूसरा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कर सकता है। अब देखिए कि ऐसे अनुशंसा राज्यपाल कब करता है कि जब या तो ऐसा हो कि भाई चुनाव हुए और किसी दल को बहुमत नहीं मिला और
बहुमत नहीं मिलने के कारण सरकार नहीं बन पाई तब, या फिर मान लो बीच में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर गई। सामान्य रूप से यही कॉमन कारण होते हैं अनुच्छेद 356 लागू करने के, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है। अब ये आपने घोषित कर दिया आपातकाल राष्ट्रपति ने, अब इसकी स्वीकृति संसद द्वारा 2 माह में अनिवार्य होती है। और साधारण बहुमत से, पहले हमने पढ़ा था विशेष बहुमत से, ठीक है ना। अनुच्छेद 352 को लागू अगर करते हैं तो संसद की स्वीकृति विशेष बहुमत से मिलनी अनिवार्य होती है, जबकि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में यदि आपातकाल घोषित किया गया हो किसी राज्य में तो संसद द्वारा सामान्य बहुमत से भी इसकी स्वीकृति ली जा सकती है। और वो स्थिति थी 1 महीने में स्वीकृति लेना कंपलसरी था, इसमें आपको 2 महीने की अवधि दी जाती है। अब देखो ये एक बार लगा दिया, इसके बाद इसको 6 माह बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, यानी कि एक बार संसद की स्वीकृति मिलने के बाद आप इसको 6 माह तक लागू रख सकते हैं। लेकिन 6 माह हो गए उसके बाद भी आपको ये बढ़ाना है तो क्या करोगे, फिर से स्वीकृति लोगे, फिर आपातकाल बढ़ा दोगे। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, बार बार स्वीकृति लेके बार बार बढ़ा सकते हो, लेकिन अधिकतम कितने समय तक बढ़ा सकते हो, अधिकतम 3 वर्ष तक किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इससे ज़्यादा समय के लिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका एक अपवाद भी आता है कि पंजाब ऐसा राज्य था जहाँ पर 5 सालों तक लगातार आपातकाल की घोषणा की भी रही थी, तो इसके लिए संविधान में अलग से संशोधन करके स्वीकृति ली गई थी, ठीक है ना। और अब तक सबसे ज़्यादा बार केरल में इसका उपयोग किया गया है, लगभग 11 बार वहाँ पर इस तरह का आपातकाल घोषित किया जा चुका है। अब ये आपातकाल लागू हो गया, संसद की स्वीकृति मिल गई, 2 माह की अवधि के अंदर स्वीकृति लेनी अनिवार्य है, साधारण बहुमत से लागू होने के बाद 6 माह तक लागू रह सकता है। 6 माह से अधिक आपको लागू रखना है तो पुनः स्वीकृति लेनी पड़ती है। अधिकतम आप इसको 3 वर्षों तक किसी राज्य में लगा सकते हो। देन इसकी को हटाने के लिए वही साधारण बहुमत से वापस आपको इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतम यह केरल में उपयोग किया गया इसका अनुच्छेद 356 का 11 बार। और ज़्यादा समयावधि के लिए पूछ लिया जाए सबसे लंबे समय के लिए अनुच्छेद 356 कहाँ लागू रहा था, तो पंजाब में 5 वर्षों तक, ठीक है ना। ये एक राज्यों में लगने वाला आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। फिर आता है अनुच्छेद 360, यह आता है हमारा वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले एक मस्ट बात है कि भारत में अब तक इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ी है, कभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रावधान है अगर ऐसा लगे, राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि भारत की वित्तीय साख को या स्थायित्व को खतरा है, वित्तीय स्थायित्व की साख को खतरा है, तो संकट उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और यह आपातकाल यदि घोषित होता है तो इस आपातकाल में एक चीज़ और आप ऐड कर लेना, बाकी तो सारी आपातकालीन चीज़ें जो है वो सब में कॉमन ही रहनी है, लेकिन इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, ठीक है ना। अब 2 एक चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर वित्तीय आपातकाल घोषित होगा तो संसद की स्वीकृति 1 माह में ही मिलनी चाहिए, विशेष बहुमत से मिलनी चाहिए, और इसको हटाने के लिए वही सेम प्रोसीजर है, सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन अब तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इसकी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 352 के और 360 के कॉमन है पास करवाने के लिए। अनुच्छेद 352 और 56 में एक अंतर पाया जाता है, इसको आप यहाँ पर देख लेना कि अनुच्छेद 352 को तो आप आशंका के आधार पर
लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 356 को आशंका के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, यह केवल स्थिति उत्पन्न होने पर ही लागू किया जाएगा। ये एक इन दोनों में अनकॉमन चीज़ है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि मान लो युद्ध या बाहरी आक्रमण की तो आशंका हो गई, दोनों में तनातनी चल रही है, सेनाएं तैनात है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, उस आशंका के आधार पर भी आप अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो आप अनुच्छेद 356 लगा दो, ये नहीं संभव है। यदि सरकार गिर गई है तभी आप अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। और 360 के प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 352 के समान ही हैं सारे। 1 महीने में इसकी स्वीकृति लेनी अनिवार्य है और विशेष बहुमत से लेनी अनिवार्य है। प्लस जो एक चीज़ आपको ऐड करनी है इसके अंदर, वित्तीय साख के संकट खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सरकारी सभी पदों के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो ये तो हुई हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो कि हमने अपने 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत देखी, अनुच्छेद 352, 56 और 60। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमने जब इसको पढ़ा तब हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो संवैधानिक स्थिति है और जो संविधान संशोधन के बाद की स्थिति है, दोनों को अलग से डिस्क्राइब करेंगे, अलग से समझाएंगे, नहीं तो हमारा उत्तर अधूरा माना जाएगा। उसका रीज़न ये है कि देखो जो अशांति की स्थिति है ना, उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है और प्रधानमंत्री की सिफारिश के स्थान पर उसमें मंत्रिमंडल की सलाह भी अनिवार्य रूप से जोड़ दी गई है। तो इस कारण से यह जो हमारा अनुच्छेद है 352, यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके अंतर्गत अब हमने इन दोनों स्थितियों को विस्तार से, एग्ज़ाम के टाइम अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को समझाइए, तब हम इसको दोनों स्थितियों को एकदम एग्जैक्टली क्लियर करेंगे, संवैधानिक स्थिति और संविधान संशोधन के बाद की स्थिति, ठीक है ना। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा से पूछ सकते हो। अब हम आते हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के अंतर्गत हमने देखा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 पदाधिकारी होते हैं और कॉमनली राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति जो होता है, इसका कार्य ये होता है कि भाई यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद का काम कर देता है, ठीक है ना। अब हम विस्तार से देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के और योग्यताएं वगैरह सारी क्या है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति की योग्यताओं को देखते हैं। तो योग्यताओं के अंतर्गत हमने ये देख रखा है कि इसकी आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की इसमें योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को भारतीय हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और संसद के सांसद, यूँ लिख देते हैं इसको, शॉर्ट में हो जाएगा थोड़ा सा, कि सांसद निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, ठीक है ना। क्लियर है, यानी कि दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई केस वेस नहीं चल रहा होना चाहिए, ठीक है ना, और लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसकी योग्यताओं के अंतर्गत आ जाती है। फिर अब देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर प्रस्तावक और अनुमोदक 2 चीज़ें आई थी, है ना, प्रस्तावक और अनुमोदक। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा था कि 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 ही अनुमोदक चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए यह संख्या 20-20 है, ठीक है ना। ये चीज़ एक ध्यान में रखने वाली है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक होने चाहिए 20 और 20 ही उसके अनुमोदक होने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ता है। और उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़कर के जीतने के पश्चात अब क्या होगा, इसका चुनाव भी तो राष्ट्रपति की तरह एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और इसका पहले देखो संवैधानिक स्थिति क्या थी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की संयुक्त बैठक बुला करके कर लिया जाता था। तो सिंपल सी बात है कि भाई लोकसभा के सदस्य डबल होते हैं राज्यसभा से, तो जो लोकसभा में मेजॉरिटी रखता है वो जीत जाता है।
लेकिन अब इस स्थिति को हटा दिया गया है, दोनों सदनों के अलग अलग में इसके चुनाव होते हैं उपराष्ट्रपति के, ठीक है ना। फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव भी देख लिया हमने कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति, इसके कार्य क्या क्या हैं। सर्वप्रथम इसका कार्य है कि यह राज्यसभा का सभापति, ठीक है ना, राज्यसभा का सभापति होता है। और सेकंड इसका कार्य क्या होता है, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल कि राष्ट्रपति मृत्यु हो गई है, ठीक है, मृत्यु नहीं हुई है, त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र भी मान लो नहीं दिया है, विदेश यात्रा पर चला गया, वहाँ भी नहीं गया है, बीमार पड़ गया। ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य ना कर रहा हो। या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या उसने अपना त्यागपत्र दे दिया है, या वह कहीं बाहर घूमने विदेश यात्रा पर चला गया है छुट्टी लेके, या फिर कि वह अचानक से बीमार हो गया है और अपने पद पर कार्य करने में अक्षम है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद का कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति के अपने पद पर कार्य न करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। यानी कि इनके दोनों के त्यागपत्र जो हैं एक दूसरे को दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये इसको देगा और ये इसको देगा। क्लियर है सभी को। उपराष्ट्रपति का मुख्य काम, जब राष्ट्रपति अपने पद पे बना हुआ है तो राज्यसभा का सभापति होता है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उपराष्ट्रपति का एक पद ऐसा है जिसकी कोई सैलरी नहीं होती है। आपको कॉमनली पूछे जाते हैं ना प्रश्न कि इस पद के व्यक्ति को क्या वेतन दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं है। इसको अपने काम के अनुसार पद का वेतन मिलता है। अगर ये राज्यसभा का सभापति है तो इसको इस पोस्ट का वेतन मिल जाएगा, और अगर ये राष्ट्रपति के पद के कार्यों को कर रहा है तो इसको राष्ट्रपति का वेतन मिल जाएगा। ये बड़ी विशेष जानकारी है, ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई उपराष्ट्रपति का वेतन उसके काम पर निर्भर करता है। जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा तब उसको राज्यसभा के सभापति के पद का काम के अनुसार वेतन मिलेगा, और यदि वो राष्ट्रपति के कार्यों को कर रहा है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति की स्थिति में तब उसको राष्ट्रपति के पद का वेतन मिलेगा। एक और बात होती है कि मान लो राष्ट्रपति या तो मर गया या त्यागपत्र दे दिया, तब यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति को सैलरी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वह विदेश यात्रा पर गया है या फिर बीमार है तो राष्ट्रपति क्या है, प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति को भी इस पद के वेतन भत्ते और सैलरी मिलेगी और उपराष्ट्रपति को भी इसी पद के वेतन भत्ते और सैलरी मिलेगी। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली कक्षा में प्रधानमंत्री के बारे में।